नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के साथ साथ पंजाब में आज वोटिंग चल रही है और तमाम सीटों पर नजर बनाए हुए आज तक पर यह कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं और साथ में संजय कुमार जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। हम चर्चा यहां पर शुरू करें और अपने रिपोर्टर्स से भी बातचीत करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज वीआईपी वोटर्स कौन कौन से निकले हैं। दरअसल आज करहल की सीट पर वोटिंग थी, मैनपुरी इटावा का पूरा इलाका, तो मुलायम परिवार आपको तस्वीरों में अच्छी तरह से दिखेगा। और पंजाब का जहां तक सवाल है, चूंकि समूचे पंजाब में आज चुनाव है, तो बादल परिवार से लेकर अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, भगवंत मान, सब आपको इन तस्वीरों में नजर आ जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा देते हैं। दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे सामने है, इसमें हाथरस में 36.61%, फिरोजाबाद में 38% से ऊपर, कासगंज में 37.6%, एटा में 42.24% वोटिंग हो चुकी है। 1 बजे तक का ही आंकड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी में 41.14%, फर्रुखाबाद में 35%, कन्नौज में 37.7%, इटावा में 36.27% वोटिंग अभी तक हुई है। औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, इन सब इलाकों के भी दिखा रहे हैं। कानपुर नगर का वोट परसेंटेज जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है, लगभग 28.5% वोटिंग वहां पर हुई है। बाकी जगह 35, 34 और 37% से ऊपर वोटिंग आप देख रहे हैं। पर वोटिंग परसेंटेज संजय जी कुछ बता रहा है, आखिर कानपुर नगर इतना कम क्यों देख रहे हैं? श्वेता, कानपुर नगर में टर्नआउट कम है, इससे बहुत अचंभित होने की बात नहीं है। अगर आप चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव देखें, शहरी मतदाताओं का में थोड़ा सा उदासीनता दिखाई पड़ती है और शहरी इलाकों में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। अगर 2019-14 इस तरह के लोकसभा के चुनाव को देखें तो उस राज्य में जितना भी टर्नआउट होता है, उस राज्य के जो बड़े शहर होते हैं और खासकर जो कैपिटल सिटी है, कम से कम 10% मतदान कम रहा है। तो कानपुर में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कानपुर का टर्नआउट जरूर कम रहेगा, लेकिन बाकी जगहों का टर्नआउट अगर हम देखें तो मुझे लगता है जिस तरह का उत्साह 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था या पहले 2 चरण में देखने को मिला, उसके संकेत अभी दिख रहे हैं। शाम 6 बजते तक आंकड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे और मुझे लगता है उतना ही मतदान होगा जितना 2017 में हुआ था या उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। चलिए, केवल 28.5% वहां पर है, लेकिन कानपुर की जनता के पास ये मौका है कि आप निकले। देखिए, बाकी जगहों का 40% भी पार कर चुका है। मुलायम परिवार आज किस तरीके से वोटिंग करने के लिए निकला है, हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लौट के आता हूं। एक तरफ धर्मेंद्र यादव, दूसरी तरफ अक्षय यादव, बीच में डिंपल और अखिलेश। ऐन मतदान के दिन मुलायम परिवार की नई पीढ़ी एक साथ एक फ्रेम में दिखी और ये संदेश देने की कोशिश हुई कि यादवलैंड में घर की जमीन वापस पाने की कैसी जद्दोजहद चल रही है। सफाई में मतदान करने अखिलेश आए तो ये फैमिली फोटो सेशन भी हुआ और कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिखा। इस आर पार की लड़ाई में अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। पोलिंग बूथ पे पहुंचते हुए यहाँ पे आप देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। ये वो वक्त है जब राम गोपाल यादव और शिवपाल पहले से ही जो है यहाँ पे वोट डाल चुके हैं और अब अखिलेश यादव यहाँ पे आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं। पूरा यादव परिवार यहाँ पे ये स्कूल है, जहाँ अभिनव स्कूल जहाँ पे डालता है हर साल हर बार। और डिंपल यादव नजर आ रही है फ्रेम में, डिंपल के साथ यहाँ पे अखिलेश फ्रेम में नजर आते हुए यहाँ पे वोट डालने के लिए। अब तक मीडिया के कैमरों से ओझल रहा मुलायम परिवार यादवलैंड के मोर्चे पर पूरी तरह मुस्तैद रहा। अखिलेश के साथ भाइयों की ये तस्वीर, मुलायम का आशीर्वाद लेते शिवपाल की ये तस्वीर और 2 दिनों से लगातार अखिलेश के साथ दिख रहे
छोटे चाचा की एक और तस्वीर। मुलायम परिवार एकजुटता का भरपूर संदेश दे रहा है। अखिलेश और डिंपल जीत का दम भर रहे हैं, तो छोटे बड़े दोनों चाचा अखिलेश की जीत की कामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। तीसरे चरण ने तय कर दिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। यूपी की राजनीति में मुलायम का परिवार हमेशा से एक मुद्दा रहा है। ये परिवार अखिलेश की ताकत है, तो इसी परिवार के चलते उन पर परिवारवाद का आरोप भी लगता रहा है। और इस बार तो बीजेपी परिवार में दरार तलाशने का आखिरी वक्त तक इंतजार करती रही और पहला मौका मिलते ही टारगेट पर ले लिया। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वहां मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। राजनीति में संदेश की बड़ी अहमियत होती है। शिवपाल यादव पर योगी का ये तंज भी बेमतलब नहीं था, लेकिन लगता है कि इस बार अखिलेश ने परिवार को लेकर होने वाले हमलों से बचाव का इंतजाम कर रखा है। उधर परिवार पर वार हुआ तो अखिलेश ने ये दिखाया कि एकता की ईंट कच्ची नहीं, उनका परिवार दुरुस्त है। सैफई से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में कम से कम हर तरह का गठबंधन दिख गया है विनोद जी, लेकिन वो असहजता दिखती थी, चाहे कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और सबसे असहज तो जब बसपा और सपा साथ चुनाव लड़े थे, कार्यकर्ता एक साथ चलते ही नहीं थे। लेकिन आज जब परिवार एक साथ इनका दिख रहा है तो भले एकदम बीचों बीच हम पहुंचे हों यूपी के चुनाव के, लेकिन उत्साह कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाए। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उस परिवार से सीधे जुड़ा होता है, और खासकर जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है यहाँ तो रिश्तेदारियां हैं, आपस में भैयाचारा है, सब कुछ है। और उसको लेकर के जब पिछले चुनाव में जो झगड़ा था, अब कुछ चाचा शिवपाल के साथ थे, तो कुछ भैया अखिलेश के साथ थे, कुछ नेताजी के साथ थे, कोई प्रोफेसर साहब के साथ थे, तो वहाँ जो ये बंटवारा हो गया था उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को इस बेल्ट में सबसे ज्यादा उठाना पड़ा। और यही वजह थी कि बता रहे थे संजय जी कि 38 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ 30,000 से 20,000 से ज्यादा जो है 30 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ जो है 30,000 से ज्यादा मार्जिन। तो उसका कारण यही था कि बहुत सारा वोटर उनका या तो वोट डालने नहीं गया या उसने नाराजगी में दूसरी तरफ वोट दे दिया, तो उसका एक फायदा बीजेपी को बहुत मिला था। इस बार जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब चाहते थे, पूरा उस क्षेत्र का जो इनका वोटर है, जो जनाधार वर्ग है, वो चाहता था कि परिवार एक हो जाए, और यही दबाव था, जिस दबाव की वजह से शिवपाल यादव, देखिए दिवाली के दिन पूरा परिवार इकट्ठा होता है। मुलायम सिंह जी का नियम रहा है कि होली और दिवाली वो सैफई में मनाते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे हो, चाहे चीफ मिनिस्टर रहे हो, हमेशा, और पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तो इस बार भी दिवाली के दिन ही इसकी व्यू रचना शुरू हुई थी, जब शिवपाल और अखिलेश एक साथ सैफई में मिले और वहीं इनकी बातचीत हुई और वहीं ये तय हुआ कि ये होना है, और उसके बाद वो एकता की बातचीत शुरू हुई। और देखिए शिवपाल यादव ने अपनी पूरी पार्टी एक तरह से विलीन कर दी, और एक सीट पर मान गए, तो एकता की कितनी जरूरत थी उनको। तो ये एक अपने आप में देखा कि जो शिवपाल यादव घर से अलग होकर निकले थे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने डिंपल यादव के खिलाफ बाकायदा हरवाने का काम किया था उनके लोगों ने, और आज वो शिवपाल यादव, समझ में आ रहा है कि साथ रहेंगे तभी सब सरवाइव करेंगे। सबको ये समझ में आ गया कि जमीनी यथार्थ ये है कि साथ रहेंगे तभी साथ चल पाएंगे। जी, प्रधानमंत्री ने भी इस बीच एक रैली की है, चूंकि अलग अलग दौर में जब मतदान होता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां रैली कर रही होती है। प्रधानमंत्री ने जो ये रैली की उसमें क्या क्या कहा है आपको सुना देते हैं। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग
सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्दा वो उठा रहे हैं जहां पर गुजरात में भी 38 लोगों को फांसी की सजा तो हुई है विजय जी, लेकिन यहां पर साइकिल पर रखे बम का जिक्र उत्तर प्रदेश की एक रैली में। श्वेता जी, चुनावों में खासतौर से मैसेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और मैसेजिंग परसेप्शन में कैसे बदलती है उसका काम पॉलिटिकल लीडर बेहतर तरीके से करते हैं। वैसे जो आज जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है वहां पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वहां एक कम्युनल कार्ड नहीं खेला जा सकता। वो मंडल वाला इलाका है जहां पर जातियों का असर है, वहां यादव है, गैर यादव है, दलित है, पिछड़े हैं, उनका इलाका है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल वाला इलाका है। ऐसे में ये जो फैक्ट प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट है, लेकिन सब जगह पर किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब साइकिल को आप अहमदाबाद की साइकिल को मैनपुरी की साइकिल से जोड़ेंगे, ये उन्होंने वोटर पर छोड़ दिया। लेकिन वो एक तरह से फैक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई फैक्ट्स ये था कि साइकिल पर बम रखे गए थे और उसको कहा गया, मैंने सुना उसमें पहले कहा गया कि पहले त्योहार नहीं मनाने दिए जाते थे, अब मनाए जा रहे हैं। पहले बम विस्फोट हुआ करते थे, अब विस्फोट नहीं हो रहे। तो वो एक कम्युनल कार्ड है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। उसे मैं कहता हूँ एक लास्ट रिसोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करती है कि जब कुछ नहीं बचा हो तो फिर उसके द्वार पहुंच जाया जाए। लेकिन ये जो बेल्ट है वो बेल्ट खासतौर से नॉन कम्युनल बेल्ट की तरह से मैं देखता हूँ, खासतौर से बुंदेलखंड का इलाका भी और ये जो पूरा सेंट्रल यूपी का इलाका है, कानपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा मैनपुरी, एटा, कासगंज ये सारा इलाका है। तो वहां पर उस तरह की चर्चा कितना असर डालेगी, लेकिन अगले वाले चरण के लिए जहां पर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उस पर कितना उसका असर दिखाई देता है। ये जो पूरी बेल्ट है वो डिफरेंट तरीके की बेल्ट है जिसको बीजेपी ने पिछली बार बड़ी एक सफाई से उसका इस्तेमाल कर लिया था मुलायम सिंह परिवार के टूट की वजह से। अब वो कितना आता है, जैसे संजय जी भी जिक्र कर रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा की मार्जिन वाली सीटें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वो 30 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। तो और फिर दूसरा परिवार पूरा एक हो गया, तो वो परिवार, क्योंकि जब परिवार में टूटन हो तो फिर कौन जोड़ सकता है उसको, लेकिन अब जब परिवार एक हो गया तो शायद उसका नतीजा कुछ असर वहां पर दिखाई दे सकता है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी इस बेल्ट में, और इस बेल्ट में कुछ कर लेगी तो शायद वो आगे निकल पाए, क्योंकि ये 30 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी अपने को रिकवर कर सकती है और आगे बढ़ाने में मदद उसको मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश चुनावों का जो पहली हॉट सीट है यानी गोरखपुर जिसपे सीएम लड़ रहे हैं वो तो आगे के दौर में होगा, लेकिन करहल जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के, वो इस दौर में है। और बड़ी चीज जो नजर आती है वो ये भी कि बड़ी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर नहीं देती है। एक केंद्र के मंत्री को वहां पर उतारा गया है, लेकिन सारी सीटों का हाल हम जरा जान लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। वरुण सिन्हा हमारे साथ एटा से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा फिरोजाबाद से हैं और श्रेया चैटर्जी हमारे साथ झांसी से जुड़ी हैं। हिमांशु, ये समझाइए कि फिरोजाबाद जहां पर जिस तरह से हम बीजेपी की बात कर रहे हैं कि वॉकओवर देने के मूड में पार्टी रहती नहीं है, गढ़ जैसी चीज को वो तोड़ना चाहती है उस कॉन्सेप्ट को, और न सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में बल्कि हम फिरोजाबाद देखें जो एक समय तक समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती चली आई। तो ये कोशिशें किस तरह से इन चुनावों में भी दिख रही हैं? देखिए बिल्कुल जी, और जी बताइए हिमांशु। देखिए श्वेता, बिल्कुल ये बात जरूर है कि कभी फिरोजाबाद जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2017 के अंदर बीजेपी ने यहां 5 में से 4 विधानसभा सीटें जीती और चुनाव आते आते 2022 के जो 5वें विधायक थे हरिओम यादव, जो मुलायम सिंह यादव के दूर के समधी हैं, उनको भी बीजेपी में शामिल करा लिया। ये कह सकते हैं कि 5 विधायक जो हैं इस वक्त जो हैं वो बीजेपी में हैं, और इसीलिए बीजेपी के जो जिस सीट पर मैं हूं वो मनीष असीजा की सीट है। वो 2012 में भी यहां से जीते थे, 2017 में भी यहां से चुनाव जीते थे। पार्टी ने एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा है। उनका नारा है विकास का। उन्होंने कहा अगर मैंने विकास किया है तो लोग मुझे वोट देंगे। लेकिन अब देखना यह है कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या बेरोजगारी, महंगाई
या किसानों के मुद्दे के ऊपर वोट पड़ेगा, क्योंकि फिरोजाबाद जाना जाता है कांच के लिए, और कांच दिल और सपने अगर टूट जाते हैं तो लोगों को दुख बहुत होता है। और बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस बार उनका कोई सपना जो है वो फिरोजाबाद में टूट जाए, क्योंकि बीजेपी की ये भरपूर कोशिश है कि वो 5 विधानसभा सीटों के ऊपर जो है मजबूती के साथ लड़े, और अब की बार पिछली बार जो कसर रह गई थी एक सीट की वो पूरी हो जाए। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जरूर चाहेगी कि उसने जो जातीय समीकरण के हिसाब से इस बार सीट दी है, जो पिछली बार यादव और मुसलमान को मानकर दी थी, उससे हटकर जो है वो इस अपने पुराने किले को अपने पास लेकर आए, जिससे कि उनका लखनऊ का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर में मुद्दे हावी रहेंगे, या जातीय समीकरण, या फिर ये जो चुनाव में जुबानी जंग है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, आज तीसरा चरण है, और आप देखिए कि जो जुबानी जंग है, उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, और पहले और दूसरे फेज में वोटिंग अच्छी हुई। आप देखेंगे तीसरा फेज भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेके साथ चली है, और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है, और सब अपना काम कर रहे हैं। इस बार जसवंतगढ़ से तो 1 लाख पार करेंगे। इसी तरीके से अखिलेश यादव करहल से 1 लाख पार करेंंगे। अब कंपटीशन और किसी से नहीं है, तो चाचा भतीजे कंपटीशन कौन ज्यादा से जीते। तीसरे चरण ने तय कर दिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूँ। अकेले अखिलेश ने पूरे बीजेपी को ऊपर से लेकर नीचे तक पानी पिलवा दिया, परेशान है, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्या उसका अर्थ है। बीजेपी जो है इट इज गोइंग टू लूज एवरी सीट। करहल में अखिलेश यादव का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल से। उन्होंने क्या कहा है हमारे संवाददाता से सुनिए। मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और अखिलेश यादव को टक्कर भी दे रहे हैं। स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार, थैंक यू। ये बताइए, आप खुश तो दिख रहे हैं, थके भी दिख रहे हैं, क्या है? चुनाव में कन्वेंसिंग में होता है। अब हेलीकॉप्टर से तो मैं आया नहीं यहाँ पर उनकी तरह 2 बार। मैं तो मैन टू मैन, पीपल टू पीपल, डोर टू डोर मैंने कन्वेंसिंग की, और जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ धन्यवाद के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा वातावरण है। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है, और जनता को अपने 50 साल के उत्पीड़न का एक अवसर मिला है। मुझे लगता है वो खो नहीं रहे। मुझे तो एक गांव में एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर आज हम अखिलेश यादव को हरा देंगे तो 20 साल बाद हमारे नाती कहेंगे कि जो सेफी का किला गिरा था तो हमारे बाबा ने भी कुछ ईंटें उखाड़ी थी। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 20 साल बाद भी हमको ये गाली मिलेंगी जब किसी लड़की का दुपट्टा छिनेगा, प्लॉट पे कब्जा होगा या किसी का अपहरण होगा कि 2022 में आपने कमजोरी दिखाई, इसकी वजह से ये हमें वसीयत में आप आतंक भी देके जा रहे हैं। क्या मजेदार बात कही उस व्यक्ति ने। लेकिन आपको लग रहा, आपके कॉन्फिडेंस की इतनी वजह क्या है? मैं जब पूरे रास्ते आ रहा था तो मुझे बीजेपी का झंडा तो दिखा नहीं, सिर्फ सपा के झंडे दिखे। हाँ, वो है ना कि एक शेर है कि कह रही है इशारों में आसमानी हलचल कि हम जल्द कोई खामोश इनकलाब देखेंगे। तो नंदीग्राम में भी नहीं लगने नहीं देते थे, रात में उखाड़ देते थे। तो ठीक है, सरकार हमारी है, लेकिन आप ही यादव लैंड कह रहे हैं, तो वो जो उनकी प्रकृति है और जो उनका तरीका है, जो उन्होंने एक बार यहाँ पर मैनपुरी में 6 महीने में 3 लोकसभा चुनाव करा दिए, मरे नहीं, इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में इतना बूथ कैप्चर हुआ कि उसका भी बाई इलेक्शन हुआ। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र के काले इतिहास में मैनपुरी लिखा जाएगा जिसमें 3 चुनाव 6 महीने में पार्लियामेंट के बूथ कैप्चर, हिंसा और हत्या से हुए।
उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए मतदान चल रहा है और इस सब के बीच हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए पुरानी आतंकी घटना का जिक्र किया है। कहा, पहले सीरियल धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल होता था, इसका क्या मतलब समझा जाए, सुनिए। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण से लेकर परिवारवाद तक तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव पर हमलों की बौछार कर दी। यूपी के लोगों ने दो बार रंगों वाली होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। जो तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। माफिया, अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। बुरी तरह चुनाव हार रहे इन गौर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे, लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, 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 देश का विकास, विकास, विकास। कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे तो मुझे काम करने देंगे क्या? तो प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश से अपना जुड़ाव, अपना रिश्ता भी बता रहे हैं, लेकिन इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले जरा हर एक सीट पर आपको हम लिए चलते हैं। वरुण सिन्हा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से, और करहल से अर्पिता आर्या और कानपुर से शुभांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, एटा का जुड़ाव जो रहा है वो कल्याण सिंह से भी रहा है और 93 में जिले की एक सीट पर मुलायम सिंह यादव भी चुनकर आ चुके हैं, यानी कल्याण भी और मुलायम भी। आज के दौर में एटा की आवाज क्या कह रही है?
देखिए, कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत जो है वो राजवीर सिंह यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सोचा है कि लोध वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ उनके जरिए अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाए। दूसरी बात ये कही जाए कि हम ये कहते आ रहे हैं मैनपुरी, एटा, इटावा ये तमाम समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे। 2012 फिर 17 में बदलाव हुआ, 22 की स्थिति सबके सामने है। लेकिन अभी क्योंकि स्टूडियो में एक बात चल रही थी परिवार की बात, और मुझे एक शख्स ने एक बात बोली कि रिश्तों में अगर एक बार दरार आ जाए और डोर टूट जाए तो वो कड़वाहट हमेशा रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम साथ साथ है कि नारे के साथ क्या वाकई यहाँ के वोटर ये समझ पाएंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है या फिर कुछ और सोचना है। दूसरी बात, जो बुनियादी मुद्दों की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं वो ये कि यहाँ पर घुंघरू और घंटी उद्योग बड़ा फेमस है, और पिछले कोरोना काल में करीब 1000 फैक्ट्रीज बन रही, उसके 10,000 से ज्यादा वर्कर्स ऐसे थे जो सड़कों पर थे। तो वो लोग भी इस बार प्रत्याशियों से बड़ी उम्मीद कर रहे थे। जब घर जाकर प्रत्याशी उनसे वोट मांग रहे थे तब उन लोगों ने प्रत्याशियों से कहा कि हमारे लिए कुछ सोचिए। आलू की खेती की पूरी बेल्ट मानी जाती है, तो आलू किसान भी लगातार जो है वो उम्मीद की नजरें लगाए देख रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करें, चाहे वो मुद्दों की बात करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि संतुष्टि इस बात की है कि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से एटा जो है वो इस समय लगातार बढ़ रहा है। 3 बजे तक 42% है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार जैसे जैसे परिस्थिति बढ़ेगी और वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर देखने को यहाँ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन शुभांकर, कानपुर में क्या हो गया है लोगों को? पूरे स्टेट के एवरेज से भी कितना ज्यादा नीचे नजर आ रहे हैं इस समय, क्यों नहीं निकल रहे हैं? जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं वहां पर क्या लोग दिख रहे हैं आपको? श्वेता, शुरुआत में कानपुर जो है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से निकल रहा था। आमतौर पर माना भी जाता है कि शहर के लोग जो होते हैं वो बातें करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वोट देने कम जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 3 बजे के आंकड़े सामने आए हैं तो ये स्थिति हैरान करने वाली, क्योंकि 43.25%, और जहां पर मौजूद मैं हूं महाराजपुर, यहां पर 45%। बिल्हौर की बात करें तो 49.53%, यानी तकरीबन 50% वोट। तो सेकेंड हाफ यानी लंच के बाद लोग खा पीकर निकले हैं। और यहां पर भी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा दिखाइए, लोग लगातार यहां पर आते जा रहे हैं, अंदर कतारें जो हैं वो भी लंबी लंबी लग रही हैं। तो स्थिति जो है कानपुर में बदल रही है। एक अच्छी बात जो यहां पर मुझे नजर आई श्वेता, वो ये कि प्रशासन ने सुबह यहां पर 1892 ऐसे बूथ थे जिन्हें संवेदनशील या अति संवेदनशील कैटेगरी माना था, लेकिन अब तक कोई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। इसलिए प्रशासन की तारीफ भी करनी होगी। और लोग भी देखिए बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, और लगातार जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है ये भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है। लोग उत्साहित हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं खुलकर। और यहां क्योंकि सतीश महाना उनका ये पोलिंग बूथ था, तो ये वीवीआईपी सीट भी है, वीवीआईपी पोलिंग बूथ भी है, तो यहां तो और बढ़ चढ़कर लोग सामने आते जा रहे हैं। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र कौन बनता है, क्योंकि 32 साल से लगातार विधायक हैं उधर सतीश महाना, और उनके खिलाफ वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसे उन्होंने ही नेता बनवा दिया जब गुंडा एक्ट के जरिए उसे जेल भिजवाया गया। और 36 वर्षीय व्यक्ति आज सतीश महाना के खिलाफ समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहा है। तो दिलचस्प है कानपुर। पिछली बार 10 सीटें थी, 10 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार क्या माहौल होता है उस पर भी हमारी लगातार नजर है। पीछे से कुछ आवाजें भी आ रही हैं, वो हालांकि उनकी अपनी राय है, वो तो 10 मार्च नतीजों की बात तो चलेगा श्वेता। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यही कि 1892 पोलिंग बूथ जहां पर संवेदनशील, अति संवेदनशील, उसमें कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं। सिर्फ एक घटना आई थी जहां पर प्रमिला पांडे जो कि यहां की महापौर हैं, उन्होंने वोट डालते वक्त अपना वोट जो था वो एक तस्वीर खींचकर डाल दिया, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई। और ये आज तक के दर्शकों से भी गुजारिश करते हैं कि वोट डालिए, लेकिन वोटिंग की फोटो जो है वो मत डालिए, उसके बाद उंगली के निशान साथ डालिए, दिखाइए लोगों को, प्रेरित कीजिए, लेकिन वहां की फोटो मत डालिए, वो गलत है। वहां पर रसूखदार ही पहुंच सकते हैं अगर किसी तरह का कोई कैमरा लेकर, ये भी देखना होगा। लेकिन करहल में अर्पिता आप मौजूद हैं, और कांटे की टक्कर की बात हर जगह हो रही है। करहल एक ऐसा इलाका हो जाता है जहां पर कह दिया जाता है कि नहीं भाई एक तरफा हो सकता है, पर मुकाबले में उतरने की भरसक कोशिश, और वो सबसे पहले उम्मीदवारी में ही नजर आई जब प्रत्याशी ही एक केंद्रीय मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उतार दिया। आज मतदान का उत्साह, और करहल में चूंकि समूचा मुलायम परिवार भी एक साथ दिख गया उस इलाके में, तो यह भी आज बहुत हलचल का सबब रहा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए आपने कहा कि यहाँ कांटे की टक्कर तो है ही, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और सीट उन्होंने चुनी करहल, वो सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव यानी उनके पिता भी चुनाव लड़ते रहे हैं। न सिर्फ लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, और इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और यहीं से ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। अब जब उनके नाम का ऐलान होता है तो बीजेपी भी अब पीछे नहीं रहती, वो सामने ले आती केंद्रीय मंत्री, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, एसपी सिंह बघेल,
वो यहाँ उतर आते हैं। जो स्थानीय लोग हैं या आम लोगों से अगर आप बात कीजिए तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि खेल ना बिगड़े, यानी अखिलेश यादव का खेल ना बिगड़ पाए, लेकिन इतना तो जरूर है कि अमेठी जैसी स्थिति शायद बन जाए। जैसे स्मृति ईरानी वहां जाती हैं, फिर वहां काम करती हैं और धीरे से वहां पर स्थिति, यानी एक गढ़ को अगर तोड़ दिया जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और यही रणनीति शायद बीजेपी सोचकर आगे के लिए भी रणनीति बना रही होगी। लेकिन इस बार क्या होता है, कितना नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, ये तो 10 तारीख को तय होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जैन इंटर कॉलेज में इस वक्त मौजूद हूं। ये जैन इंटर कॉलेज जहां पर आप समझिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से की, यहीं पर वो रहे, यहीं पर वो शिक्षक भी रहे और उसके बाद यहीं से उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत भी की। तो इस लिहाज से ये जगह बहुत खास हो जाती है। और बार बार आपको याद होगा जब अखिलेश यादव चुनावी रैली कर रहे थे, वहां मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए, और वो इस बात के लिए बार बार लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव को ही जिताएं, मुलायम सिंह यादव। अब बीजेपी इसको इस तरीके से देख रही है कि अगर अखिलेश इतने ही आश्वस्त हैं यहाँ के लिए, करहल सीट के लिए, तो वो अपने पिता को क्यों लेकर आते हैं वोट मांगने के लिए, क्यों वो बार बार करहल पहुंच रहे हैं और यहाँ तमाम रैलियां कर रहे हैं। अगर वो गढ़ है तो उनको इस चीज के लिए निश्चिंत रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर वोटरों की बात करें तो यहाँ 38% देखिए यादव है। 2007 से ही ये समाजवादी पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है 7 बार से। 3,71,000 कुल वोटर हैं और 1,44,000 यादव वोटर, यानी 38%, जैसा मैंने बताया। तो ये यादव लैंड भी इसको कहेंगे और इसका काफी असर यहाँ पर पड़ता है। एक और खास बात श्वेता, जो मैं जब यहाँ घूम रही थी, लोगों से मिल रही थी, तो जो मैंने यहाँ पर नोटिस की वो ये, यहाँ का जो वोटर है वो बहुत शांत है। अमूमन हम एक पत्रकार के तौर पर जब कहीं जाते हैं और लोगों से अगर उनके मन की बात टटोलनी चाहिए तो अगर आप एक सवाल पूछते हैं तो उसके में कम से कम 4-5 आंसर उनके उत्तरों में होता है, जो लोग आपको आंसर कर रहे होते हैं, उत्तर कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सवाल कुछ भी पूछिए, मैंने एक शख्स से पूछा क्या हवा दिख रही है, क्या होगा, तो उसका आंसर होता है कि 10 तारीख तक इंतजार कीजिए। तो यहाँ कोई सीधा और खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बात भी है कि हर चुनाव शख्स यहाँ पर साइलेंट वोटर जैसा नजर मन आ की रहा बात है। मन में बहुत रखें, सारे लेकिन लोग जाकर ऐसे हैं उंगली जो पर एकदम निशान जरूर लेकर आ जाएं। हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा सुना देते हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर ने आज क्या कहा है, किस तरीके से उन्होंने घेरने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी को। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। आपने मोदी जी, योगी जी, अमित जी और बाकी सब पार्टी के नेताओं की रैली में जो जोश जुनून देखा है वो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को विकास को आगे भी जारी रखना चाहती है, निरंतरता चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता यहीं पे नहीं रुकना चाहती। इसी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश और नंबर 1 उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी जी को फिर मौका देगी। इटावा में पूरा परिवार एक आया, मुलायम सिंह, शिवपाल और अखिलेश एक ही बस में नजर आ रहे हैं। बस तो एक थी, फोटो भी एक थी, लेकिन फोटो में साफ दिखता था अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चचा को क्या देनी थी, बस की कुर्सी भी देने से मना कर दिया। ये संकीर्ण सोच ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।